लोकसभा चुनाव में संघ की भूमिका भी अहम थी। संघ मोदी के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को साफ करने का काम कर रहा था और मोदी उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। रैली में बढ़ती भीड़ से पार्टी को एहसास हो चुका था कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर पार्टी ने कोई गलती नहीं की है। जनता के बीच बढ़ते मोदी के कद से कांग्रेस घबराई हुई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जनवरी 2014 को अपने संबोधन में कह दिया कि मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए खतरनाक है। नरेंद्र मोदी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस टिप्पणी पर बीजेपी भी आक्रामक थी। पूरी बीजेपी मोदी की ढाल बनकर एक कतार में खड़ी हो गई। मार्च के पहले हफ्ते में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इस ऐलान के साथ ही चर्चा ये भी होने लगी कि मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि काफी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। मार्च के दूसरे हफ्ते में ऐलान कर दिया गया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। इस फैसले के पीछे पार्टी की दूरदर्शी सोच थी। मोदी को वाराणसी से उम्मीदवार बनाकर पार्टी पूरे पूर्वांचल में मोदी का असर कायम करना चाहती थी। टिकट बंटवारे पर अंतिम मुहर मोदी की रजामंदी के बाद ही लगाई जाती थी, जिससे आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह जैसे नेता नाराज हो गए। लेकिन इस नाराजगी की परवाह किए बगैर जो फैसले एक बार लिए गए, ना तो उस पर पुनर्विचार हुआ और न ही वो बदले गए। वाराणसी के साथ साथ मोदी ने गुजरात के वडोदरा से भी लोकसभा चुनाव लड़ा। 2 जगह से चुनाव लड़ने के फैसले पर विरोधी खेमे में ये चर्चा शुरू हो गई कि मोदी को खुद पर भरोसा नहीं है, इसीलिए वो 2 जगहों से चुनाव लड़ रहे हैं। वाराणसी से मोदी के उम्मीदवार बनने के बाद आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल ने भी वाराणसी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्य एजेंडा था विकास और बेहतर प्रशासन। पार्टी के इस एजेंडे को लेकर मोदी जनता के बीच गए और गुजरात के विकास को इसका उदाहरण बनाकर पेश किया। विरोधी दलों की कोशिश मोदी को सांप्रदायिक बताकर उन्हें कमजोर करने की थी, लेकिन मोदी अपने विकास के एजेंडे पर कायम थे। चुनाव प्रचार में भी मोदी ने कहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जिससे विरोधियों के आरोपों को बल मिले। मार्च के आखिरी हफ्ते में नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के कठुआ की रैली में पहली बार अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने केजरीवाल को पाकिस्तान का एजेंट करार दिया। मोदी ने केजरीवाल को नया उपनाम AK-49 दिया। कठुआ की रैली में कांग्रेस पर भी हमला किया गया, जिसमें नेहरू से लेकर मौजूदा यूपीए सरकार को नाकाम बताया था। मोदी के इस हमले पर कांग्रेस भी हमलावर हुई। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस और मोदी के बीच इससे पहले भी आरोप लगाए जाते थे, लेकिन कठुआ की रैली के बाद दोनों तरफ से आक्रामक हमले होने शुरू हो गए। कांग्रेस के हर हमले से बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस खुद घायल हो रही थी। मणिशंकर अय्यर ने मोदी को चाय वाले की संज्ञा दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री बनने की बजाय उन्हें चाय बेचनी चाहिए। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। अय्यर के इस बयान के बाद चाय मोदी के चुनाव प्रचार का हिस्सा बन गई। तकरीबन मोदी की हर रैली में चाय की चर्चा की गई। बीजेपी नमो चाय लेकर निकल पड़ी जनता को पिलाने। एक तरफ बीजेपी नमो चाय पिला रही थी तो दूसरी तरफ मोदी तकरीबन हर रैली में खुद को चाय वाला बताकर सहानुभूति बटोर रहे थे। चाय वाला देश का प्रधानमंत्री बनेगा, ये बात जनता के दिल में घर कर गई। पार्टी में मोदी के कद का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि बीजेपी अपनी हर रणनीति मोदी को केंद्र में रखकर तैयार करने लगी थी।
तय हुआ था कि जनता को खुद जोड़ने के लिए लगाए जाने वाले नारों में मोदी की परछाई रहेगी। इसे ही ध्यान में रखते हुए अब की बार मोदी सरकार का नारा दिया गया। इसके पीछे एक सोच ये भी थी कि पार्टी मोदी नाम की चर्चा हर जुबां पर चाहती थी। वडोदरा से चुनावी पर्चा भरते वक्त नरेंद्र मोदी ने खुद को शादीशुदा बताया। अब से पहले तक मोदी इस कॉलम को खाली छोड़ देते थे। इसके बाद एक और नए विवाद ने जन्म ले लिया। मोदी पर हमले करने वालों में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, अगर शादीशुदा थे तो अब तक छिपा क्यों रहे थे। इधर मोदी देश भर में चुनाव प्रचार कर रहे थे। वहीं उनकी पत्नी जशोदाबेन ने मोदी के पीएम बनने के लिए व्रत रखा। उन्होंने चावल और चप्पल का त्याग कर दिया था और तीर्थ यात्रा पर निकल गई थी। इसके बाद चुनावी शोर में हमला करने के तरीके में बदलाव भी आया। अब तक ज्यादातर सरकार की नीतियां निशाने पर हुआ करती थी, लेकिन अब सीधे सीधे गांधी परिवार मोदी के निशाने पर आ गया। मोदी ने सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा की बेतहाशा बढ़ती संपत्ति पर सवाल उठाए। मोदी के इस हमले से पूरी कांग्रेस जैसे तिलमिला गई। जवाब में कांग्रेस ने गुजरात में अडानी को दिए गए जमीन पर सवाल उठाए। राहुल गांधी करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव देने का आरोप लगाकर नरेंद्र मोदी को घेरते रहे। आगे चलकर इस हमले में सोनिया गांधी की बेटी और रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी प्रियंका वाड्रा भी शामिल हो गईं। उन्होंने सीधे सीधे मोदी पर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार के बीच की लड़ाई बन चुके थे। इस लड़ाई का फायदा मोदी उठाने में कामयाब रहे। मोदी यूपीए की खामियां बताने में कामयाब रहे और कांग्रेस मोदी पर हमला करने में अपनी कामयाबी बताने में चूक गई। दूसरी तरफ मोदी एक एक कर यूपीए की खामियों को जनता को बता रहे थे, अपने खास अंदाज में। मोदी की बात करने के तरीके ने उन्हें जनता के और करीब ला दिया था। 24 अप्रैल को मोदी वाराणसी पहुंचे नामांकन भरने। इस मौके पर हुए रोड शो में पहुंची भारी भीड़ ने एहसास करा दिया कि ब्रांड मोदी का जादू चल गया है। वाराणसी से मोदी के चुनाव लड़ने की वजह से ये सीट सबसे हॉट सीट बन गई। यहां मोदी के सामने कांग्रेस ने अजय राय को उम्मीदवार बनाया। अरविंद केजरीवाल भी काशी से मोदी को चुनौती दे रहे थे। एक और सीट थी जो चर्चा में थी। अमेठी लोकसभा से बीजेपी ने स्मृति ईरानी को उम्मीदवार बनाया। गांधी परिवार की ये पुरानी सीट है। राहुल गांधी यहां से उम्मीदवार थे। अमेठी पहुंचे मोदी ने गांधी परिवार पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। चुनाव प्रचार, कार्यक्रम और मतदान अब खत्म हो चुका था। पूरे चुनाव प्रचार में बीजेपी वो करने में कामयाब रही थी जिसकी तैयारी वो चुनाव की तारीखों के ऐलान से तकरीबन 1 साल पहले से शुरू कर चुकी थी। पार्टी को जीत की खुशबू मिल चुकी थी। गुजरात में भी सरगर्मियां तेज थीं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद मोदी ने गुजरात में बीजेपी विधायकों के साथ एक बैठक की। चुनाव के नतीजे से ठीक 1 दिन पहले गांधीनगर में नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी की मुलाकात हुई, जिसमें चुनाव नतीजों के बाद की रणनीति पर चर्चा की गई। 16 मई को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, जिसमें बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी और अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाने में सक्षम थी। चुनाव में बीजेपी को 282 सीट मिली, जबकि गठबंधन के साथ 336 सीट जीतने में कामयाब रही। बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी, लेकिन कांग्रेस को इतिहास की सबसे बुरी हार मिली थी। पार्टी इस जीत का श्रेय नरेंद्र मोदी को दे रही थी। 16 मई के नतीजे से साफ हो गया कि केंद्र में अगली सरकार एनडीए की बनेगी। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे। इस जीत के बाद 16 मई की शाम मोदी पहली बार वडोदरा में जनता के सामने आए। अच्छे दिन।
17 मई को मोदी दिल्ली आए, जहां उन्होंने रोड शो किया। मोदी बीजेपी की विशाल जीत के सबसे बड़े हीरो थे। बीजेपी दफ्तर में मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। इसी दिन दोपहर बाद मोदी वाराणसी के लिए रवाना हो गए। वाराणसी इंतजार कर रहा था अपने इस नायक के आगमन का। मोदी का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन काशी की जनता बेकरार हो रही थी अपनी नई उम्मीद को करीब से देखने के लिए। वाराणसी में मोदी शाम को होने वाली गंगा आरती में शामिल हुए। आरती के बाद मोदी ने एक बार फिर वाराणसी के विकास की बात कही। 20 मई को लोकतंत्र के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से पहले मंदिर के इस पुजारी ने नमन किया। लोकतंत्र की इन सीढ़ियों पर अपना शीश झुकाने के बाद संसद के सेंट्रल हॉल की तरफ आगे बढ़ चले नरेंद्र मोदी। सियासत में मोदी की चर्चा एक सख्त दिल इंसान के तौर पर होती है, लेकिन संसद के सेंट्रल हॉल में लाल कृष्ण आडवाणी की तरफ से कृपा करने की बात कहे जाने पर मोदी भावुक हो उठे। मोदी ने कहा, ये देश और पार्टी मेरी मां है, और क्या बेटा मां पर कभी कृपा कर सकता है। अपने भाषण में मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। इन भावुक क्षणों ने यह भी बता दिया कि मोदी के दिल में भी जज्बात हैं। जैसे भारत मेरी मां है, वैसे ही भाजपा भी मेरी मां है। और इसलिए बेटा कभी मां पे कृपा नहीं कर सकता। बेटा सिर्फ समर्पित भाव से मां की सेवा करता है। कृपा तो पार्टी ने की है कि इस मां की सेवा करने का मुझे अवसर दिया है। नरेंद्र मोदी का कमाल अब तक गुजरात में चमक रहा था। पहली बार गुजरात से बाहर निकले नरेंद्र मोदी का नया पता अब दिल्ली का 7RCR है। नरेंद्र मोदी वो शख्सियत बन चुके हैं जिन्होंने पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा, पहली बार सांसद बने और अब प्रधानमंत्री बन चुके हैं। 1970 में संघ के प्रचारक रहे नरेंद्र मोदी 2014 में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं।